जुमला जी की नीति क्या है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम मुझे चुनाव में हेलीकॉप्टर दो, मैं तुमको एयरपोर्ट दे दूंगा, मैं तुमको रेलवे दे दूंगा, मैं तुमको बंदरगाह दे दूंगा। कि अगर इस देश के अमीरों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो इस देश के किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। यह कान खोल करके सुन लो। ये हम तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं मांग रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि जय शाह का पिताजी अपने खजाने में से हमको दे दे। झूठा को झूठा नहीं कहेंगे तो सच्चा कहेंगे, चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या ईमानदार कहेंगे, बेईमान को बेईमान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। कि नेताजी का बेटा ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए जाएगा, अंग्रेजी में बोलेगा आई लव यू टू। अगर नेता का बेटा अंग्रेजी पढ़ सकता है तो सफाई का काम करने वाले के बच्चों के लिए अंग्रेजी का स्कूल क्यों नहीं होना चाहिए। विक्टोरिया माता की जय कहने वाले भी अगर भारत माता की जय कह रहे हैं, ये खुशी की बात है, ये आनंद की बात है। कि अगर वोट का अधिकार नहीं होता ना तो नेता अपना हेलीकॉप्टर छोड़ करके आपकी गलियों में नहीं घूम रहा होता। अगर वोट का अधिकार नहीं होता ना तो राजा और रानी अपने महलों से निकल करके गरीबों के सामने हाथ जोड़ करके नहीं खड़े हुए होते और रात को कहिएगा आई लव यू, कैसी हो, खाली। कि जिनके पुरखे कभी नाली में नहीं उतरे वो भी लाइन में लग करके बोले कि हम भी नाली में उतरेंगे। हम जानते हैं कि जिनके पुरखे नाली में नहीं उतरे उनके बच्चे नाली में कैसे उतरेंगे। प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त, दुनिया के सबसे अमीर पूंजीपति अगर बनने वाले हैं तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। वोट हमारा लेंगे, अधिकार हमारा लेंगे, शक्ति हमारा लेंगे और खजाना अपने दोस्त का भरेंगे। जो महिला अभी तक चलनी लेकर के करवा चौथ का इंतजार कर रही है, जब उसका वादा पूरा नहीं हुआ तो आपका वादा पूरा होगा। ज्यों ही आपके घर पे ईडी आए, घंटी बजाए, क्या आप तुरंत दरवाजा खोल करके मोबाइल अपने कान में सटा लीजिए और कहिए जी अमित शाह जी बोल रहे हैं, मैं अभी तुरंत भाजपा ऑफिस आ रहा हूं, तुरंत ईडी आपके घर के बाहर से लौट जाएगी। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, आपको मैं यही याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी जो है ना वो कोई मोबाइल का रिचार्ज नहीं है कि 799 में रिचार्ज करा लीजिएगा और रात को कहिएगा आई लव यू, कैसी हो, खाली। ये इतना आसान नहीं है। इस देश के इतिहास को उठा करके देखिए कि लोगों को बराबरी के बैठने का अधिकार नहीं है, सोचने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, नौकरी का अधिकार नहीं है। और जो कानून हमको सुरक्षा देती थी उस कानून को भी बदलने की कोशिश की गई। आप सब जानते हैं 2018 में सफाई कर्मचारियों की बहाली निकाली गई। उस बहाली में क्या हुआ? उस बहाली में यह हुआ कि जिनके पुरखे कभी नाली में नहीं उतरे वो भी लाइन में लग करके बोले कि हम भी नाली में उतरेंगे और उनको नौकरियां मिली। हम जानते हैं कि जिनके पुरखे नाली में नहीं उतरे उनके बच्चे नाली में कैसे उतरेंगे। उन्होंने क्या किया? नौकरी वो लिए और हमारे ही घर परिवार के बच्चों को अपने ही वेतन में थोड़ा पैसा देकर के उनको नाली में उतरवाते रहे। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? और ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मेरी बात में सच्चाई है कि नहीं है? हाथ उठा करके बोलिए सच्चाई है। ये जो हकीकत है इस हकीकत को हमको समझना पड़ेगा। इस देश के भीतर जो 140 करोड़ रहते लोग हैं उनको यह बात समझनी पड़ेगी कि कुछ लोग आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़े व्यंग्यकार हुए, उनका नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने एक कहानी लिखा है। मैं खास करके अपने नौजवान दोस्तों से कहता हूं कि वो कहानी, वो व्यंग्य जा करके जरूर पढ़ना। हिंदी में वो व्यंग्य है, उस व्यंग्य का शीर्षक है भेड़ और भेड़िया। हुआ ये कि एक बार जंगल के तमाम जानवरों ने यह फैसला लिया कि जंगल का राजा अब रानी के कोख से नहीं पैदा होगा। जब जंगल के तमाम जानवरों ने यह फैसला लिया कि जंगल का राजा अब रानी के कोख से नहीं पैदा होगा, जंगल में अब चुनाव होगा, जंगल का राजा वही बनेगा जिसको जंगल के तमाम लोग चुनेंगे। आपको मालूम है जब यह बात रंगे हुए सियार को पता चला तो रंगा हुआ सियार भेड़िए के पास पहुंचा और भेड़िए को कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है हुजूर, अगर आप चुनाव लड़ लें, अगर आप चुनाव जीत जाएं तो आप जंगल के राजा हो जाएंगे। भेड़िए ने कहा कि लेकिन जंगल में तो संख्या ज्यादा भेड़ों की है, तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे? तो रंगे हुए सियार ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आज आप घोषणा करवा दीजिए कि आज से आप शाकाहारी हो गए हैं और आपने घास खाना शुरू कर दिया है। भेड़िया ने वही किया, अपने मुंह पे घास के 2 दाने दबा लिए, 2 घास दबा करके चुपचाप अपने गुफा के बाहर बैठ गया और आते जाते हर जानवर को कहने लगा कि जी सुनो, हम अब तो शाकाहारी हो गए हैं, देखो घास खाने लगे हैं।
यह बात सुन करके भेड़ों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि भेड़िए भी शाकाहारी हो गए हैं तो इसको राजा चुनने में कोई दिक्कत नहीं है। और भेड़ों ने भेड़िए को अपना राजा चुन लिया। भेड़िया जब राजा हो गया तो उसने पहला कानून पास किया कि सुबह सुबह भेड़ के एक बच्चे को, मुलायम बच्चे को मैं नाश्ते में खाऊंगा। उसने ऐसा कानून पास किया। आपको लोकतंत्र की इस ताकत को इस व्यंग से समझना चाहिए कि इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी वस्तु स्थिति क्या है। उनकी वस्तु स्थिति यह है कि सरकार दावा करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने वाली है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने वाली है और प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त दुनिया के सबसे अमीर पूंजीपति अगर बनने वाले हैं तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं। यह खेल हमको समझना पड़ेगा कि इस देश के भीतर जो 1% लोग हैं, 100 में से एक, उनके पास 99% संपत्ति है। मतलब वोट हमारा लेंगे, अधिकार हमारा लेंगे, शक्ति हमारा लेंगे और खजाना अपने दोस्त का भरेंगे। यह खेल हमको समझना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस आजादी के आंदोलन के दौरान बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथन है। आजकल जुमला जी जो हैं वो गद्दी पे बैठे हुए हैं और जुमला जी की नीति क्या है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम मुझे चुनाव में हेलीकॉप्टर दो, मैं तुमको एयरपोर्ट दे दूंगा, मैं तुमको रेलवे दे दूंगा, मैं तुमको बंदरगाह दे दूंगा। यह खेल हमको समझना पड़ेगा। यह खेल हमको समझना पड़ेगा कि हम सब लोग टैक्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर टैक्स देते हैं, गरीब भी टैक्स देता है। हम भी जब जूता खरीदते हैं, छाता खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कलम खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, तो हम भी टैक्स देते हैं। टैक्स लेंगे हमारा और कर्जा माफ करेंगे अपने दोस्त का। तो मेरा सीधा सवाल यही है कि अगर इस देश के अमीरों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो इस देश के किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। यह कान खोल करके सुन लो, ये कान खोल करके सुन लो कि अगर तमाम तरह की सुविधाएं नेताओं को मिल सकती है तो इस देश के गरीब जनता को भी अधिकार देना पड़ेगा। आपको मालूम है एमएलए साहब का जो फ्लैट होता है उनका बिजली बिल फ्री होता है, एमएलए साहब के लिए टेलीफोन फ्री होता है, एमएलए साहब के लिए ट्रेन में चढ़ना और हवाई जहाज में चढ़ना फ्री होता है। जब एमएलए के लिए, एमपी के लिए सब कुछ फ्री हो सकता है तो इस देश के आम लोगों के लिए भी बिजली बिल फ्री करना पड़ेगा। और यह रेवरी नहीं है, यह हमारा अधिकार है। ये हम तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं मांग रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि जय शाह का पिताजी अपने खजाने में से हमको दे दे। हम कह रहे हैं कि इस देश की जनता अगर टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से अगर 20,000 करोड़ का नेताओं के लिए घर बनाया जा सकता है तो हमारे लिए भी स्कूल बनाना पड़ेगा, अस्पताल बनाना पड़ेगा, सड़कें बनानी पड़ेगी, बिजली का खंभा लगाना पड़ेगा, लाइट देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का तकाजा है और इसी लोकतंत्र के तकाजे को हमको समझना पड़ेगा कि आज हम किन परिस्थितियों में आकर के खड़े हैं। अगर हम यह नहीं समझेंगे कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, वोट का क्या मतलब होता है, आजादी का क्या मतलब होता है, संवैधानिक अधिकार का क्या मतलब है, तो एक एक करके हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। आप विचार कीजिएगा कि नेताजी का बेटा ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए जाएगा, अंग्रेजी में बोलेगा आई लव यू टू। अगर नेता का बेटा अंग्रेजी पढ़ सकता है तो सफाई का काम करने वाले के बच्चों के लिए अंग्रेजी का स्कूल क्यों नहीं होना चाहिए? यह सवाल हम पूछना चाहते हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि तमाम सुविधाएं देश और समाज के मुट्ठी भर लोगों के लिए क्यों होगा, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए क्यों नहीं होगा? और यह जो स्थिति है, इस स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किसका किया जाता है? जाति और धर्म का। इस्तेमाल किसका किया जाता है? हमारी और आपकी भावनाओं का। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं आपको बता देता हूँ, जब भी मैं प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से यह सुनता हूं भारत माता की जय, तो हमको बड़ी खुशी होती है। पता है क्यों? क्योंकि वो उस पार्टी के नेता हैं जिनके नेता कहा करते थे विक्टोरिया माता की जय। विक्टोरिया माता की जय कहने वाले भी अगर भारत माता की जय कह रहे हैं, यह खुशी की बात है, यह आनंद की बात है, यह लोकतंत्र की जीत है, यह संविधान की जीत है। यह बात हमको समझना चाहिए, हमको यह समझना चाहिए। लेकिन इस जय के पीछे खेल क्या चल रहा है? खेल ये है कि रैलियों में आकर के कहेंगे भारत माता की जय, लेते हैं भारत माता का नाम और करते हैं अदानी भैया का काम। अगर भारत माता की जय कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमको इस देश के लोग जो महंगाई से जूझ रहे हैं उस महंगाई पे रोक लगानी चाहिए। इस देश के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उस आत्महत्या को हमको रोकनी चाहिए। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को हमको रोकना चाहिए। ये होता है भारत माता की जय का मतलब।
इसीलिए मैं आप सबसे यह आग्रह करने के लिए आया हूं, आज जो हमारे देश की मौजूदा स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में इस देश के जो आम लोग हैं, उनका जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी का जो सवाल है, उस सवाल को हमको प्रमुखता से उठाना पड़ेगा। और आप तमाम लोगों को यह गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि आपकी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने इस देश के भीतर एक नजीर पेश किया है। नजीर यह पेश किया है कि राजस्थान की सरकार ने जो नीति बनाई है, उस नीति की चर्चा सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। इस बात के लिए आपको गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। आपको गर्व की अनुभूति करनी चाहिए कि जिस ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे देश में बंद कर दिया गया, राजस्थान की सरकार ने उस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि अगर एमएलए को पेंशन मिलेगा तो सरकारी कर्मचारी को भी पेंशन देना पड़ेगा, सफाई कर्मचारी को भी पेंशन देना पड़ेगा, शिक्षकों को पेंशन देना पड़ेगा, और कांस्टेबल की नौकरी करने वाले, सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों को पेंशन देना पड़ेगा। और यह जो कल्याणकारी योजना है, यह जो जनोन्मुखी योजना है, उसका आप असर देखिए। असर यह है कि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री राजस्थान में आकर के कह रहे हैं कि हम भी 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। अरे देंगे क्यों? देना शुरू कर दीजिए। आप तो मुख्यमंत्री हैं, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के गृह मुख्यमंत्री ने कहा कि 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। देंगे क्यों? जयपुर में आकर के झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच के साथ खड़ा होइए। लखनऊ में लोगों को 450 रुपया में सिलेंडर देना शुरू कर दीजिए। ये खेल समझ रहे हैं आप? ये देंगे का क्या मतलब है? देंगे का मतलब ये है कि ये एक बार फिर से देंगे कुछ नहीं, बस जनता को धोखा देने का काम करेंगे। जो योजनाएं राजस्थान में लागू हुई है, उन योजनाओं को ये बंद करने का काम करेंगे। आपको जानना चाहिए कि राजस्थान में 90 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है। राजस्थान में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया है। 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा लागू किया गया है। चिरंजीवी योजना को लागू किया गया है। राजस्थान में हमने ये संकल्प लिया है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है, उस बढ़ती हुई महंगाई पे लगाम लगाएंगे और 500 रुपया में सिलेंडर मुहैया कराएंगे। 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। किसानों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। यह हमारा संकल्प है, यह हमारी गारंटी है। और हमारी गारंटी का असर देखिए कि अब विपक्षी पार्टी भी गारंटी ले रही है। जिस पार्टी के पास ना कोई चेहरा है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, वो पार्टी भी गारंटी ले रही है। और गारंटी कौन ले रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम गारंटी लेते हैं कि आपको 450 में सिलेंडर देंगे। अरे साहब, देंगे क्यों? आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप क्यों 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं? आप तो 21 तारीख से ही देना शुरू कर दीजिए। आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आपकी गारंटी है तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने ही गारंटी लिया था कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल करके सबके खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके खाते में 15 लाख रुपया आ गया ना? नहीं आया ना? ना ना ना, आप लोग प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है सबके खाते में 15 लाख रुपया आएगा। आया होगा ना? नहीं, आप लोग शायद कांग्रेस के लोग हैं, इसीलिए आपके खाते में नहीं आया होगा। भाजपा के जो लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, शायद उनके खाते में आ गया हो। क्या उनके खाते में भी नहीं आया? उनके खाते में भी नहीं आया। अच्छा, हर साल 2 करोड़ नौकरी तो आई होगी। 9.5 साल हो गया है सरकार का, 10 साल पूरा होने वाला है। इस हिसाब से तो